स्टूडेंट, इस लेसन में हम ऐसे अवकल समीकरणों को पढ़ेंगे जो रैखिक हैं और उन रैखिक अवकल समीकरण में जो अवकलज हैं उनके गुणांक अचर हैं। जैसे ये हमारा समीकरण है, तो इसमें ये n कोटि का अवकलज, ये n माइनस कोटि का, ये n माइनस टू कोटि का, और ये यहाँ पर आपका आश्रित चर y है। इन सभी के जो गुणांक हैं वो अचर होंगे, यानी ये p1 p2 pn है। अगर ये सारे गुणांक अचर हैं तो हम ऐसे समीकरण को जो है अचर गुणांकों के अवकल समीकरण कहते हैं। और जो आपका dy dx है, dy dx से हम इसको d से दिखाएंगे और y आपका अलग रहेगा, dy से दिखाएंगे। d संकारक कहलाता है। ऐसे d2 dx2 को हम d2 कहेंगे। इसी प्रकार आपका d3 dx3 होगा, उसे हम d3 कहेंगे, कैपिटल d3 कहेंगे। जो हमारा प्रतिलोम संकारक है 1/d या d इनवर्स 1/d होगा, वो आपका समाकलन दिखाएगा। 1/d का मतलब होगा समाकलन एक बार, 1/d2 का मतलब होगा समाकलन दो बार। अवकल समीकरण हमारे पास इस तरह से दे रखा है कोई, एफ डी वाई बराबर क्यू। इसका जो है हम हल दो हल होंगे इसके, u प्लस बी। बाई बराबर जो आपका कंप्लीट हल होगा वो आपका बाई u प्लस बी होगा, u प्लस वी। u जो है आपका CF कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। v जो है आपका कहलाएगा PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल। अब इन्हें निकालने की विधियां हैं। जैसे पूरक फलन है, उसे ज्ञात करने की विधियां हैं चार। विशेष समाकल ज्ञात करने की भी विधियां हैं। तो ये आपको सारी विधियां सीखनी पड़ेंगी। तो पहले आप देखें कि पूरक फलन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपके लिए दे रखा है डी एन पी वन प्लस डी एन माइनस वन और डी टू डी एन माइनस टू प्लस लास्ट में आपका यहाँ पी एन आएगा, और हमने क्वेश्चन बंद करके बाई ले लिया। बराबर हम जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि आपके जो है राइट हैंड साइड में जो आपका क्यू है उससे आपका पी आई निकलेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में है उससे आपका पूरक फलन निकलेगा, सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। इसमें करना क्या है, आपको बाई की जगह अगर आप ई एम एक्स रखते हैं तो देखो ई एम एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको क्या होगा, एम, यहाँ एन घात है तो एन बार आप अगर अवकलन करते हैं ई एम एक्स का, तो ई एम एक्स का अवकलन ई एम एक्स होगा। लेकिन जब आप एम एक्स का करोगे ई की पावर पे, तो एम एक्स का अवकलन जो हो अवकलज आएगा वो एम और होगा। तो हर बार एम मतलब आपकी गुणा में आएगी तो एम की घात एन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ एम की घात एन माइनस वन हो जाएगा। और लास्ट में जो आप पी एन, यहाँ कोई अवकलज है नहीं तो वहां पर केवल वो वाई ही रहेगा, यानी ई एम एक्स रहेगा। अब ई एम एक्स तो आपका जीरो है नहीं, तो आपका ये जो है ये टर्म जीरो है। ये इससे क्या है, आपके एम में जो है ये एन घात का समीकरण है। अब इससे क्या है, आपके एन मूल निकलेंगे। अब आप बाई बराबर ई एम एक्स आपका समीकरण का एक हल हो जाएगा, यदि ये एम पे जो ये समीकरण बनाए एम में समीकरण इसके बराबर जीरो, मतलब मूल निकल आए। तो हम आपको मूल ज्ञात करने हैं इस समीकरण में। तो करना का जहां डी है वहां आप एम रख दोगे, और ई की पावर एम एक्स जो है आपका हल होगा। समीकरण जो हमारा ये है दो, जहां फंक्शन ऑफ डी था वो फंक्शन ऑफ एम करके आप एम के मान निकालें, और ई की पावर एम एक्स आपका हल हो जाएगा। देखें समीकरण दो को हम सहायक समीकरण कहेंगे। इस अब इसमें कंडीशन है आपकी, कैसी कंडीशन है, जब समीकरण के सभी मूल असमान हो, सभी अलग हैं, तो आप क्या करोगे, सभी मूलों को ई की पावर पर लगा देंगे और एक्स लगा देंगे, ई की पावर m1x, ई की पावर m2x प्लस में लगाते हुए, और इन सभी ई की पावर mx के गुणा में आप
चल लगाते जाएंगे, पहले C1, फिर C2, फिर Cn, लास्ट में मतलब आप Cn लगा दोगे, ऐसे चलते। तो पहला आपको बन जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। इस तरह से हम सभी मूलों को जोड़ करके आप ऐसे मान रख करके आपका CF आ जाएगा। जब मूल समान होंगे तब क्या होगा? तो देखो आपका पहला तो यही आएगा, M1 और M2 आपको दो बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, तो आपका ये आ जाएगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन। आपका क्या आ जाएगा? y बराबर C1 प्लस 2C2, मतलब दो समान है तो दोनों का e की पावर m1x बनेगा। M1 और M2 बराबर है, लेकिन जहां C1 और C2 थे, C1 में तो C1 e की पावर m1x आएगा, लेकिन C2 के साथ x और लग के आएगा, ऐसे तीन हो जाएंगे। तो C1 प्लस C2x और C3x2, मतलब x बढ़ता जाएगा, जितने जितने मूल समान होंगे तो पहला तो जैसा आता है वैसे ही आएगा, और उसके बाद x आपके बढ़ते जाएंगे, और शेष जो मूल असमान है उनको आप पहले की तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जब आपके मूल सम्मिश्र हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स मूल होने पर क्या होगा, आपका m जो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। कॉम्प्लेक्स मूल कैसे होंगे आपके? कॉम्प्लेक्स मूल आपके हमेशा दो में होते हैं, मतलब एक साथ दो मूल आते हैं कॉम्प्लेक्स के। तो कॉम्प्लेक्स के लिए आप उसे ई की पावर पे लगाओगे, ई की पावर पे लगाते ही आपका जो है कॉम्प्लेक्स रूट को हम कॉस और साइन में बदल लेंगे। जैसे आपने ई की पावर पे लगाया यहाँ, ये भाई ई का रूल इसमें क्या है, एम का रूल क्या है, आप ई की पावर पे से लिखते हो। लेकिन हम आयलर की जो थ्योरम है, आयलर की थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा हो या आयोटा बीटा हो, तो वो क्या बन जाता है आपका? ई की पावर आयोटा बीटा होता है आपका कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये होता है। तो इस तरह से हम बदल लेंगे उसे, तो हमारा जो हल है वो इस रूप में आ जाएगा, y बराबर ई अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये अब ये हो सकता है कि जब समीकरण आपके मूल सम्मिश्र भी हो, समान हो, तो क्या होगा, आपका ई अल्फा एक्स तो जैसा है वैसे ही आएगा, और C1 प्लस C2 एक्स, जैसे हमने पहले एक्स बढ़ाए थे ऐसे ही एक्स यहाँ लिखने पड़ेंगे आपको। C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। D4 प्लस A4 y बराबर 0, इसको हम हल करेंगे। तो देखो इसका हल क्या आएगा, M4 प्लस A4 बराबर 0, M4 प्लस A4 बराबर 0। हमने डी की जगह एम लिख लिया। अब देखो इस M4 प्लस A4 के हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो हम दोनों मतलब दो एम स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये यहां तक तो बन जाएगा होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो आपका √2m a का स्क्वायर है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आप x प्लस वाई और x माइनस वाई से ये कर देंगे आप, ये आपने लिख दिया इस तरह से। अब एक बार ये जीरो करोगे आप, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस √2m a, और ये एक बार ये, तो इससे तो आप श्रीधराचार्य का जो सूत्र लगाओ उससे m के मान ये आ जाएंगे, ये वाले -√2a प्लस माइनस √2a² माइनस 4a² बट्टा 2। अब इसमें से क्या है आपका आयोटा लगेगा, क्योंकि आपका निगेटिव है ना, 4a² ज्यादा वाला जो मान है वो, तो आपका आयोटा लग जाएगा, 2a² आएगा तो उसका रूट लगेगा 2 पे। तो ऊपर दोनों जगह जो है आपका √2 रहेगा, नीचे 2 है वो आपका √2 से कट जाएगा, तो नीचे रहेगा आपका √2 -1, ये आप कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस आयोटा a बटा √2 हो जाएगा। और जब आपका ये है पीछे वाला जो ये है, इससे जीरो करोगे, इससे आपके m के मान आएंगे √2 a प्लस माइनस √2a² माइनस 4a²/2 बराबर 1/√2 a 1 प्लस माइनस आयोटा, ये आ जाएगा। और समीकरण के व्यापक हल जो आएगा आपका क्या आएगा वो देखो,
इसका व्यापक हम जानते हैं कि ई की पावर अल्फा एक्स यहाँ आता है, तो ई की पावर अल्फा अल्फा आपका क्या है, -1/√2 ये आ जाएगा, तो -a/√2, ये -a/√2 एक्स। यहाँ क्या आता है आपका C1 cos बीटा, बीटा का मान क्या है आपका i/√2, ए i/√2, तो ये आयटा तो हट जाएगा आपका, तो a/√2 एक्स और a/√2 एक्स। ये दूसरे वाले में आपकी अल्फा और बीटा के मान समान है, a/√2, तो a/√2 एक्स यहाँ आ गया, और यहाँ भी a/√2 आ गया आपका। अब ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब पीआई हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब पीआई का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा अवकल समीकरण जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये इस टाइप में है, जिसमें राइट हैंड साइड में क्यू आपका एक्स का फलन है। इसमें इसको हम फंक्शन ऑफ डी करें, इसको पूरे को, तो पीआई जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा क्यू के बट्टे में आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ डी होगा, एक बटे फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ डी। तो हमारे विशेष समाकल निकालने की जो व्यापक विधि है वो है आपकी, अगर हमारा 1/d-अल्फा है तो आप क्या करोगे, यहाँ जो अल्फा है या d-अल्फा है तो आपका यहाँ आएगा e की पावर अल्फा एक्स और e की पावर माइनस अल्फा एक्स समाकलन के भीतर, और आपका ये q और dx। इस तरह से हम क्या, इस ये आपका व्यापक विधि है, हम किसी भी अवकल समीकरण का पीआई इस तरह से निकाल सकते हैं, और जो आपका कंप्लीट आंसर होगा वो हमेशा सीएफ और पीआई का योग होगा। तो आप पहले सीएफ निकालेंगे और फिर इसके बाद पीआई निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकल। तो उसके लिए आपको ये रहेगा 1/d-अल्फा बराबर e की पावर अल्फा एक्स और e की पावर समाकलन के अंदर e-अल्फा एक्स क्यू dx। देखा आपका ये सवाल है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और कोष्टक बंद y बराबर ई एक्स। तो देखो आप सहायक समीकरण लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0, खंड करेंगे तो m+2m+1, m के मान -2 और -1 आ गए, तो इसमें आपका CF हो जाएगा e की पावर C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -x। अब पीआई निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ डी, ये फंक्शन ऑफ डी क्या आ गया, अब d+1 d+2 है e की पावर x। अब आंशिक भिन्नों वियोजन करोगे आप इसका, भाई आपने पढ़ा है आंशिक भिन्नों वियोजन, तो इस तरह से आंशिक भिन्नों वियोजन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/d+1 -1/d+2। अलग अलग लिख लेंगे इन्हें, 1/d+1 ex माइनस 1/d+2 ex। अब व्यापक विधि से आप हल करोगे इसे, e की पावर -x, भाई इस d+1 है अल्फा मान 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा, तो ये -1 ई एक्स, तो e की पावर -x, और यहाँ उसका नेगेटिव मतलब e-x यहाँ तो ई एक्स आएगा, और आपका यहाँ ई एक्स पहले से ही है, ये क्यू का मान -e की पावर -2x समाकलन चिन्ह के अंतर्गत आएगा e2x, और ex आपको पहले से dx ही है, तो देखो आपका e-x और e2x हो जाएगा, और dx माइनस यहाँ e-2 e2x और ex e3x का समाकलन करोगे आप, तो ये आ जाएगा e-x e2x बटे 2 माइनस e2x e3x बटे 3। अब ex बटे 2 और माइनस ex बटे 3 यहाँ पे आ गया, तो 1/6 e की पावर x आ जाएगा। अगला देखो आपको जैसे फंक्शन ऑफ डी वाई बराबर क्यू है। अब हम जो है विशेष समाकल निकालने के लिए लघु विधि ज्ञात करेंगे। जैसे अब आपका ई एक्स है और क्यू की जगह ई की पावर ए एक्स है, तो इसका लघु विधि क्या है, मतलब बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप। उसके लिए लघु विधि ये है, आपका जो नीचे फंक्शन ऑफ डी है उसमें डी की जगह आप ए रख दें, और जो आपका नीचे फंक्शन ऑफ डी है उसमें डी की जगह आपको क्या रखना है, ए, जो कि ई की पावर पे एक्स का गुणांक है वो रखना है हमको। बशर्ते ये है कि फंक्शन ऑफ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो है फंक्शन ऑफ डी, उसकी जगह डी की जगह हमने ए रखा तो वो फंक्शन ऑफ ए बना, वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तब फिर आपको क्या करना है, e की पावर एक्स तो रखना है, और x की पावर r और r का फैक्टोरियल जितनी
भाई आपका डी माइनस ए बनेगा नीचे। भाई डी की जगह ए रखने से अगर वो जीरो हो रहा है तो निस्संदेह वो क्या आपका गुणनखंड होगा फंक्शन ऑफ डी में। अब कितनी घात का गुणनखंड है, कितनी कोटि है उसकी, तो हम रख लेंगे डी माइनस ए की कोटि आर है। अगर कोटि आर है तो आप एक्स की घात उतना ही रखोगे और बट्टी में आर का फैक्टोरियल। अगर आपका Q जो है साइन हाइपरबोलिक EX और cos हाइपरबोलिक EX है तो फिर आप क्या करना है कि नीचे जो फंक्शन है वो अगर डी स्क्वायर की फॉर्मेट में है तो आपको डी स्क्वायर की जगह केवल ए स्क्वायर रखना है, और जैसा साइन है तो साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक तो कॉस हाइपरबोलिक, और नीचे आपकी एफ डी स्क्वायर जो है फंक्शन की जो है फॉर्म है वो डी स्क्वायर के रूप में होनी चाहिए। तो हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, डी माइनस वन का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई बराबर ई एक्स, इसको हल करें। तो देखो पहले हमने सहायक समीकरण बनाया, एम माइनस वन का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, एम बराबर वन कॉमा वन और प्लस माइनस आयोटा, ये हमारा ये दो बार लिखा जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो सी एफ को आ जाएगा आपका बाई बराबर सी वन ई एक्स और सी टू एक्स ई एक्स, क्योंकि आपके मूल समान है। दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आपको देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, तो अल्फा तो आपको जीरो है, हम रख लिए ई की पावर जीरो एक्स। अब आपके कॉम्प्लेक्स रूट समान है तो देखो सी थ्री कॉस के साथ जो गुणांक आता है वो दो बार आएगा, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स। ऐसी साइन के साथ जो आएगा वो आपका सी फाइव और सी सिक्स, सी सिक्स एक्स किया जाएगा, और साइन एक्स गुणा में हमें ज्ञात करना है पी आई। तो पी आई आपका होगा फंक्शन एक बटा फंक्शन ऑफ डी ई एक्स एक बटे डी माइनस वन का स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ई एक्स। अब आप देखें जिस गुणनखंड में e की पावर x पे x का गुणांक एक है, एक रखने से जीरो नहीं हो रहा तो वहां तो एक रख दो। तो d माइनस वन का स्क्वायर इसमें नहीं रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इसमें रख देंगे तो वो आ जाएगा आपका वन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर मतलब चार आ जाएगा, एक बटे चार। एक बटे डी माइनस वन के होल स्क्वायर एक्स इसे हम हल करते हैं तो आप देखो यहाँ पर हमने लिखा था पहले एक बटे डी माइनस एक की घात आर होती है, आर कोटि का गुणनखंड है, तो एक्स की पावर पे उतनी ही आर लगानी पड़ती है, नीचे आर का फैक्टोरियल दो है तो एक्स की घात दो और दो का फैक्टोरियल, ये लिख लिया हमने। बराबर आपका ये बन गया एक बटे आठ एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो हमारे पास जो हल होगा सी एफ और पी आई से मिलकर बनेगा, सी एफ और पी आई से मिलकर ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो सी एफ और पी आई से मिलकर आपका हल ये हो गया। इस तरह से आप लघु विधि के जरिए कर सकते हैं। तो आपको सी एफ ज्ञात करना है सबसे पहले, फिर पी आई ज्ञात करना है, और दोनों को जोड़ के आपको हल मिल जाएगा।